के साथ यूनिफॉर्म अगर हैं तो यूनिफॉर्म मतलब उनकी डिस्टेंसेस हैं तो जीएमआर क्या होगा, और उनके साथ में हमने ये जो है ना हमने वो पढ़ा था कि उसके टेबल्स होते हैं, डाटा शीट्स होती हैं, उनमें से हमने देखा था हर चीज़ की अलग होती है, ये सब पढ़ा था हमने। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमने बात की थी बंडल्ड कंडक्टर्स की, जिसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एंड मोर, इवन देयर कुड बी more than 4 conductors per phase. So here is जब एक से ज्यादा कंडक्टर्स तो ऑफ कोर्स ये पूरा जितने भी कंडक्टर्स हैं वो सारा फेज ए बनाते हैं, तो फेज ए का अपना एक जीएमआर होगा और फेज बी का अपना जीएमआर होगा, देन देयर विल बी जीएमआर फॉर फेज 3, ठीक है, और उसके बाद फिर उन फेजेस के दरमियान डिस्टेंसेस होंगे। सो हियर इज व्हाट वी हैव। अगर हमारे पास 2 कंडक्टर्स हैं तो वो इस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस d है। इसके लिए DSA सेल्फ GMR जो है, सेल्फ GMD ऑफ दिस कंडक्टर इज नोन टू मी, क्योंकि ये कंडक्टर फर्दर इसमें स्ट्रेन्स लगे हुए हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेंडेड कंडक्टर हो तो ऑफ कोर्स इसके लिए फिर GMR निकालना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो जो कंपनी जिसका आप कंडक्टर खरीदते हैं ऑलरेडी उसने उसके लिए DS अपने टेबल्स में दे दिया है। सो वी डू नॉट नीड टू find a GMR, self GMR for this conductor and for this conductor. लेकिन जब ये दोनों एक कॉन्फ़िगरेशन में आप रखेंगे, बंडल्ड कंडक्टर बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स देन ये जो कंडक्टर बंडल्ड कंडक्टर आपने बनाया है, ठीक है, तो इसके लिए फेज ए है, इसके लिए फिर हमें GMR निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? इसका सेल्फ GMR पता है, इसका सेल्फ GMR पता है। इसको आप इस तरीके से एज्यूम करें कि ये एक सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, जिसका GMR वही है जो इस कंडक्टर का GMR हमने इसके टेबल में देखा था। अगर 2 सॉलिड कंडक्टर्स पड़े हुए हों तो उनका GMR हम कैसे निकालते हैं? सिंपली इसका जो रेडियस है मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसका रेडियस मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻⁴, और उसके साथ फिर ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं, और अंडर रूट और उसकी पावर हम रखते हैं 1/4। लेकिन यहाँ पे -1/4 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी जब DS कैलकुलेट करते हैं इस कंडक्टर के लिए वो हमें पता है, वो ऑलरेडी इसके लिए जो है ना GMR, इसका DS में ऑलरेडी वो फैक्टर इंक्लूडेड है, इसमें ऑलरेडी वो फैक्टर इंक्लूडेड है। What we need to do is to find the GMR of this bundle conductor, ठीक है, DS multiplied by D, this conductor का DS multiplied by the distance between this conductor and this conductor, ठीक है, multiplied by this conductor का radius multiplied by from here to here this distance. So what we have is this bundled conductor, इसके लिए जो self GMD है या GMR है, that is nothing but DS individual conductor का जो self GMD है multiplied by D distance between conductors, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया और पावर 1/4 हो गई। तो सिंपली इट इज नथिंग बट DS into D अंडर रूट हो गया। बट इफ वी हैव कंडक्टर्स, इफ वी हैव 3 कंडक्टर्स, ऑफ कोर्स you will have to place them in this particular configuration. So the GMR for this particular configuration is nothing but DS multiplied by इस और इसके दरमियान डिस्टेंस which is D। फिर this and this उसका सेल्फ GMR जिस तरह हमने बात की थी D11 DAA मल्टीप्लाइड बाई DAB मल्टीप्लाइड बाई DAC, उसका अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई DBB मल्टीप्लाइड बाई DBA मल्टीप्लाइड बाई DBC, और इस तरीके से इससे DCA मल्टीप्लाइड बाई DCB मल्टीप्लाइड बाई DCC। तो ये एक कंडक्टर उस टोटल डिस्टेंसेस हैं उसकी रेस टू पावर उस डिस्टेंस की 1 रेस टू पावर टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है, 1 टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस से जब आप उसकी पावर लेते हैं, what you get is you will get the GMR for this bundled conductor. So here we have, यहाँ पे S लिखा है और ऊपर B लिखा है, तो इसका मतलब है ये बंडल्ड कंडक्टर ये पूरा को पूरा एक कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो इसका GMR हमारे पास बन जाएगा DS मल्टीप्लाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई D, एक इसके लिए आएगा फिर एक इसके लिए आएगा, एग्जैक्टली सिमेट्री इज देयर, 1 विल बी फॉर दिस, ठीक है। तो इसी वजह से DS मल्टीप्लाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई D रेस टू पावर 3, और इसकी पावर टोटल हाउ मेनी डिस्टेंसेस आर देयर,
There are 9 distances, so 1 over 9. So what we get is ds self GMD of bundled conductors when they are in this particular configuration. It is nothing but ds multiplied by d square raised to power 1 over 3. Okay, if we have 4 conductors, of course they will be in this particular configuration. In that situation, what we have is this conductor multiplied this conductor DSS for this conductor multiplied by this distance multiplied by this distance multiplied by this distance. Then ds for this conductor multiplied by this distance multiplied by this distance multiplied by this distance. The same product we will find for this conductor and for this conductor. Okay, ultimately how many due to symmetry, if we find ds multiplied by d multiplied by d, what is the distance between this conductor and this conductor? This distance is nothing but d square plus d square under root, which is equal to d into under root 2. Okay, so from this conductor to rest of the conductors, ds multiplied by d multiplied by d multiplied by d rest or d into under root 2. Okay, because due to the symmetry, the same product will be for this conductor, and for this conductor. Therefore, what we have is we have the product raised to power 4 or its total number of distances. There are 16 distances. Okay, so ds for this particular configuration, it will be nothing but 1.09 ds into d cube raised to power 1 over 4. Okay, so these are for bundled conductors. These formulas are for 3 different configurations. So then, of course, we have another situation where we have phase A here, phase B here, and phase B here. We have double circuit, basically double line circuit. Okay, phase A, phase B, phase C circuit is here. Then another 3-phase lines are on the other side of this tower. Okay, so we have basically double line circuit. इसका फायदा क्या है, यहाँ पे इस तस्वीर में भी दिखाया है. अब ये जो फेज ए के कंडक्टर, दे कुड बी बंडल्ड कंडक्टर्स. फेज बी ऑफ कोर्स जो आप ये इसको सर्किट 1 का नाम दे दें. 3 फेज, दिस इज सर्किट 1, दिस इज सर्किट 2. सर्किट 1 के जो कंडक्टर्स हैं दे आर आल्सो बंडल्ड. सर्किट 2 के कंडक्टर्स जो हैं वो भी बंडल्ड हैं. इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर किसी वजह से किसी एक लाइन में कोई फॉल्ट आता है, फॉर एग्जांपल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आप बंद करते हैं, तो एटलीस्ट यू विल हैव अनदर लाइन टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी अपार्ट फ्रॉम सम अदर एडवांटेजेस. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, अब इसमें मसला क्या है? नॉट ओनली द कंडक्टर्स आर बंडल्ड कंडक्टर्स, एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव 2 सर्किट्स. ठीक है, डबल लाइन सर्किट्स आर देयर. Okay, so for this type of configuration, we need to find GMR and GMD. Formula will be exactly the same that we have already studied. 2 into 10 raised to power minus 7 log GMD divided by some GMR. Okay, but for this particular, if it was only a single circuit, then what would we do? It was very simple. GMR we would find for this bundled conductor, of course. ठीक है, और उसके बाद GMD जो है वो कैसे फाइंड करते हैं? GMD कह लें या फिर इक्विवेलेंट जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इन सब का प्रोडक्ट ले लेते और उसके बाद 1/3 उसकी पावर ले लेते तो वो GMD आ जाता. ठीक है, सो द थिंग्स वर वेरी वेरी सिंपल. बट द प्रेजेंस ऑफ अनदर सर्किट, ठीक है, ऑन द सेम टावर, okay, so it makes the things a little bit more computationally expensive, more complicated. Lekin still in this particular situation as well, we need to find some kind of GMD and some kind of GMR. Okay, so GMD और GMR हम यहाँ कैसे find करेंगे? Very interesting. देखें, अब this conductor A1, it is already a bundled conductor, जहां पे उसने सिर्फ A1 एक कंडक्टर से शो किया है. अगर bundled conductor हो तो of course that for that particular bundled conductor I can find that DS उसके लिए मैं फाइंड कर सकता हूं. अगर B bundled है तो उसके लिए DS फाइंड कर सकता हूं. अगर C bundled है तो DS फाइंड कर सकता हूं. Similarly for C2, B2 and A2, ये bundled अगर कंडक्टर है तो उनके लिए मैं फाइंड कर सकता हूं DS. ठीक है, वंस आई फाइंड द DS, इसका मतलब ये है कि अब बंडल्ड कंडक्टर को मैं एक और
और सॉलिड कंडक्टर से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका GMR वही है जो बंडल्ड कंडक्टर का है। ठीक है, सो हमारी कॉन्फ़िगरेशन या फिगर जो है वो थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। यहाँ बंडल शो करने के बजाय हमने इस तरीके से किया। तो सो इसका DS इसके लिए भी पता है, इसके लिए भी पता है, इसके लिए भी पता है, और सेकंड सर्किट इज हियर। ठीक है, इसको एक और तरीके से मैं सोच सकता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे? ये देखें, ये फेज ये फेज ए का कंडक्टर है, ये फेज ए का दूसरी लाइन में जो दूसरा सर्किट है उसका कंडक्टर है। मैं इसको इस तरीके से भी सोच सकता हूं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों कंडक्टर्स बेसिकली फेज ए के हैं। जिस तरीके से बंडल्ड कंडक्टर में हमारे पास दो कंडक्टर होते थे, इसी तरीके से मैं इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकता हूं कि ये दोनों कंडक्टर्स जो हैं, these two conductors are the bundled conductors of phase A। ये दोनों कंडक्टर्स हैं बंडल्ड कंडक्टर्स ऑफ फेज बी। अगरचे फेज ए और फेज बी के बंडल्ड नहीं है, दो सर्किट्स हैं पैरेलल लाइन में, लेकिन इनको इस तरीके से मैं थिंक कर सकता हूं फॉर डूइंग माय कैलकुलेशंस। इसी तरीके से इन दोनों के बारे में मैं सोच सकता हूं कि ये बंडल्ड कंडक्टर हैं फेज सी के। इज इट क्लियर? एक तो ये चीज हो गई, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स इसमें भी यही है कि हम इसको ट्रांसपोज करते हैं। ए अगर यहाँ है, ठीक है, उसके बाद ए को फिर मैं देखें, दूसरी चीज ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। ठीक है, उसके बाद ए को यहाँ शिफ्ट करूंगा, उसके बाद फिर A2 को यहाँ शिफ्ट करूंगा। ठीक है, जिस तरीके से हम उसमें करते रहे, बी फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और सी फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरीके से ट्रांसपोजिशन है बेसिकली जो हम पहले करते रहे। ठीक है, 3 हिस्सों में तकसीम करके इस साइड पे और इस साइड की हम ट्रांसपोजिशन भी कर सकते हैं। तो एनीवे हम एज्यूम करते हैं कि ट्रांसपोजिशन हैज बीन डन। तो इसका मतलब है कि अगले सेक्शन के लिए मैं GMR और GMDs में फाइंड करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आगे अकॉर्डिंगली आई विल हैव टू फाइंड। एनीवे, सो दैट कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हियर। GMR ऑफ ईच फेज ग्रुप, ये फेज ग्रुप है, इसका हम एज्यूम करते हैं कि ये बंडल्ड कंडक्टर था, इसके लिए DS मुझे पता था। ठीक है, ये बंडल्ड कंडक्टर है, इसके लिए DS मुझे पता है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि अब इन दोनों को एज्यूम कर ले कि ईच फेज ग्रुप बन गया है। तो अब इन दोनों को आप ये एज्यूम कर ले, इस तरीके से सोचें कि ये बेसिकली फेज ए के दो, अगरचे इसके अपने बंडल्ड कंडक्टर थे, इसके लिए अपने बंडल्ड कंडक्टर थे, जिसके लिए हमने DSB जो हमने प्रीवियस नोटेशन इस्तेमाल की है, DSA, DSC, DSB बंडल्ड कंडक्टर। इस कंडक्टर का DSB हमें पता है, बंडल्ड कंडक्टर्स का, इसका भी हमें DS पता है, इसका भी हमें DS पता है। अब ये डबल सर्किट जो है, इसमें आप इसको इस तरीके से थिंक कर सकते हैं, ये दोनों भी जो हैं वो क्या है, बंडल्ड कंडक्टर के दो कंडक्टर्स हैं। यू कैन थिंक दैट वे टू कैलकुलेट बेसिकली GMRs। अगर हम उसको इस तरीके से सोचें तो हमारे पास क्या होगा, इस DSB मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका DSB मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस रेज़ टू द पावर 1/4। यहां पे देखें, DSB इसका, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका DSB भी, इसमें इसने एज्यूम ये किया है इसका DSB भी वही है और इसका भी DSB वही है। ठीक है, और ये दोनों अगर इनको हम थिंक करें कि बंडल्ड कंडक्टर के दो कंडक्टर्स हैं, और यहाँ पे पीछे हमने देखा भी है कि जब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो तो सिंपली हमारे पास क्या बनता है, GMR DS into D के बराबर होता है। सो द सेम थिंग हैपन्स हियर। सो हियर वी हैव DSB, इसका बंडल्ड कंडक्टर जो था उसका DS मल्टीप्लाइड बाय इसका बंडल्ड कंडक्टर का DS मल्टीप्लाइड बाय A12 and A21 which is given to us by DSA। ठीक है, तो जो हमारे पास है वो हमारे पास ये बन जाता है, कंडक्टर A जो है ग्रुप A, GMR ऑफ ईच फेज ग्रुप A जो है, इसको इसका जो DS है वो हमारे पास ये बन जाता है सिंपली। सिमिलरली फेज ग्रुप B जो है वो ये दोनों कंडक्टर्स हैं, इनको हम इस तरीके से थिंक कर सकते हैं कि ये दोनों भी क्या हैं, ये दोनों बेसिकली दो कंडक्टर्स हैं फेज बी के। ऑफ कोर्स फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों के लिए GMR निकालना पड़ेगा, DSB सेल्फ GMD फॉर फेज बी। तो उसके लिए फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय DS
ठीक है, और उसकी पावर 1/2 यहाँ पे। उसको जब सिंप्लीफाइड इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में हो तो सिंपली व्हाट वी हैव इज दिस थिंग। सिमिलरली DSC, इसके लिए भी हम निकाल सकते हैं GMR, ठीक है, GMRL, ठीक है, लाइन का फिर GMR किसके बराबर हो गया, फेज ए का GMR, फेज बी का GMR, ठीक है। तो इसमें फिर हमारे पास DSA, DSB, DSC, क्योंकि ये इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास DSA बन जाता है। जब इसको मैं ट्रांसपोज करके इस कॉन्फ़िगरेशन में ले आता हूँ, बी की पोजीशन में ले आता हूँ, तो जो बी का फार्मूला है वो बेसिकली इस पोजीशन में जब ए आ जाएगा तो DSB के लिए जो सेल्फ GMR आता है वो DSA के लिए इस पोजीशन में आएगा। इसी तरीके से एक कंडक्टर यहाँ पे आता है, ट्रांसपोजिशन के बाद ये यहाँ पे चला जाता है, तो सी के लिए जो हमने फार्मूला निकाला है एग्जैक्टली सेम फार्मूला विल बी फॉर ए सेट के जो कंडक्टर्स हैं व्हेन वी डू ट्रांसपोजिशन। इन 3 सेक्शंस में बेसिकली हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि ए फेस के जो सेट है वो 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑक्यूपाई करते हैं और 3 डिफरेंट पोजिशंस पे GMR 3 डिफरेंट GMRs हैं, तो फिर ओवरऑल जो GMR होगा फेज ए के लिए वो फिर किसके बराबर होगा, वो फिर बेसिकली होगा वो जो 3 पोजीशंस पे जो GMRs थे उनका GMR, बेसिकली DSA into DSB into DSC raised to power 1/3। दिस विल बी द GMR फॉर फेज जो ए सेट के जो कंडक्टर्स हैं। सिमिलरली क्योंकि सिमिट्री है, इसको हमने एज्यूम किया है कि हम हर 1/3 सेक्शन पे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो इसका मतलब है ए के लिए GMR जो हमने निकाला है, ठीक है, ए सेट ऑफ एक ए फेज ग्रुप के लिए GMR निकाला है, उसी तरह का GMR बी के लिए भी होगा, उसी तरह का GMR सी के लिए भी होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? हेलो, यस सर। वेरी सिंपल। थोड़ा सा इसमें आपने थोड़ा सा सोचना है, सोचेंगे तो चीजें बहुत आसान हैं। 2-3 फार्मूलाज हैं और आपने सिर्फ ये देखना है कि इनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन में इन फार्मूलाज को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अब मसला क्या है, हमने यहाँ पे इफ यू रिमेंबर हम क्या करते हैं, इस सेट के लिए हम DS निकालते हैं, इसके लिए हम DS निकालते हैं, इसके लिए हम DS निकालते हैं, ठीक है। अब फेजेस के दरमियान जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल नहीं है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम इसका डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इस और इस फेज का डिस्टेंस रेज़्ड टू पावर 1/3 ले लेते हैं। तो वहां से हमारे पास जो 3 डिफरेंट फेजेस हैं उनके GMD आ जाता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? द सेम थिंग वी विल डू हियर। अब GMR तो हमने निकाला, एक फेज ए का जो सेट था उसके लिए GMR निकाला, फेज बी के लिए GMR निकाला, फेज सी के लिए GMR निकाला, लेकिन अब मैंने GMD निकालना है। देखें, GMD निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस तरीके से थिंक कर सकते हैं कि ये वाला कंडक्टर फेज ए के बेसिकली 2 कंडक्टर्स हैं, फेज बी के बेसिकली 2 कंडक्टर्स हैं, फेज सी के बेसिकली 2 कंडक्टर्स। अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सर्किट 1 है और यहाँ पे सर्किट 2 है, लेकिन ऑफ कोर्स ये फेज C1 है और वही फेज यहाँ पे फेज C2 है, ठीक है, दे आर पैरेलल, ठीक है। सो लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इनकी डिफरेंट है, ठीक है। सो हाउ कैन वी फाइंड द GMD? इट्स वेरी सिंपल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम थिंक कर सकते हैं ये कंडक्टर और ये कंडक्टर फेज ए के 2 कंडक्टर्स हैं, ठीक है। ए और बी, DAB किसके बराबर होगा? इफ यू रिमेंबर, अगर हमारे पास X लाइन है उसमें 2 कंडक्टर्स हैं, Y लाइन में 2 कंडक्टर्स हैं, तो उन दोनों के दरमियान GMD कैसे निकालते थे? अगर X लाइन में AB कंडक्टर्स हैं और Y लाइन में CD कंडक्टर्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान GMD किसके बराबर होता? A into DAC multiplied by DAD multiplied by DBC multiplied by BD अंडर रूट 1/4 इफ यू रिमेंबर, अगर आपने रिवाइज किया है, ठीक है। सो द सेम थिंग वी विल डू हियर। ए सेट के जो कंडक्टर्स हैं फेज ए के और फेज बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है? वेरी सिंपल। तो ये फेज ए के 2 कंडक्टर्स, इसको इस तरीके से थिंक करें, फेज ए के 2 कंडक्टर्स हैं, फेज बी के 2 कंडक्टर्स, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? GMD दैट विल बी A1D A1 A2 मल्टीप्लाइड बाय फेज ए और बी के दरमियान
dA1 B1 multiplied by D1 B2 multiplied by dA2 B2 multiplied by dA2 B1. Did you get my point? फेज सेट ए के कंडक्टर्स और बी के कंडक्टर्स जो ग्रुप हैं उनके दरमियान डिस्टेंस किसने डी ए बी किसके बराबर होगा डी A1 B2 multiplied by dA1 B1 multiplied by dA2 B2 multiplied by dA2 B1. This will be DAB. इसको इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर है, फेज ए है, फेज बी है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है GMD डिस्टेंस होगा वो इसके बराबर होगा DAB. सिमिलरली DBC किसके बराबर होगा B और C के दरमियान. ठीक है, B हमारे पास यहां पे है, B और C के दरमियान B1 C1 मल्टीप्लाइड बाय B1 C2 मल्टीप्लाइड बाय B2 C1 मल्टीप्लाइड बाय B2 C2. ठीक है, ये DBC हो गया. सिमिलरली AC AB निकाला था, BC निकाला था और CA C into A दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय C1 into A2 ये वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय C2 into A1 ये वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय C2 A2 ये वाला डिस्टेंस. तो बेसिकली हमारे पास DAB आ गया, DBC आ गया और DAC आ गया. यानी फेज A और B के दरमियान डिस्टेंस आ गया, फेज B और C के दरमियान डिस्टेंस आ गया, फेज C और A के दरमियान डिस्टेंस आ गया. ठीक है, और ये डिस्टेंसेस मुख्तलिफ हैं, ये इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं हो तो फिर हम क्या करते हैं, इनका भी GMD लेते हैं, एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस लेते हैं. तो DAB मल्टीप्लाइड बाय DBC मल्टीप्लाइड बाय DAC इसका रेज़ टू पावर 1/3 ये GMD हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको इस तरीके से, इस पूरे सर्किट को हम इस तरीके से थिंक कर सकते हैं कि हमारे पास 3 कंडक्टर्स हैं जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे मौजूद हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो GMD के बराबर है और उसका जो GMR है वो बेसिकली ये वाला है. डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, सो फ्रॉम हियर द इंडक्टेंस L विल बी इक्वल टू 0.2 log GMD डिवाइड बाय GMRL मिली हेनरीज पर किलोमीटर. ये जवाब आएगा. हाँ बच्चों, हेलो. यस सर. आसान है, मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज तो है नहीं. जी सर. यस सर. अगर तो आप लोगों ने पहले वाली चीजें की हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल हम करते हैं. ये मैंने स्टीवनसन से ली है, एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम एनालिसिस. ईच कंडक्टर ऑफ ए बंडल्ड कंडक्टर इज ACSR फेजेंट कंडक्टर है. यानी ये बंडल्ड कंडक्टर है, फेज ए का A कंडक्टर है, ये A डैश कंडक्टर है, B कंडक्टर B डैश, C कंडक्टर C डैश, ये फेजेंट है, ACSR है. इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालनी है पर किलोमीटर एंड पर फेज पर माइल. D जो है इसका जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू फॉर D इज इक्वल टू दोनों के दरमियान डिस्टेंस, सॉरी D ये कंडक्टर A का सेंटर से लेकर कंडक्टर A डैश, बंडल्ड कंडक्टर के जो दो कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब आपने ये करना है कि इस ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस निकाली, कैपेसिटेंस की भी बात इसमें इंडक्टेंस निकालिए, सॉरी कैपेसिटेंस अगले क्वेश्चन में होगा. ठीक है, सो इंडक्टेंस निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ये कंडक्टर मुझे पता है फेजेंट है. ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है इन दो कंडक्टर्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाय ए सिंगल कंडक्टर. ठीक है, एक तो चीज ये है कि एक सिंगल कंडक्टर से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका जो DS है वो वही है जो इन दोनों कंडक्टर से मैं निकालता हूं. तो इन दोनों कंडक्टर्स का DS किसके बराबर होगा, इट्स वेरी सिंपल, इसका DS मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका DS मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस. इसको DSB का नाम दे दें. इट्स वेरी सिंपल. फेजेंट कंडक्टर है, फेजेंट कंडक्टर का टेबल जाके देखें तो वहां से DS आपको मिल जाएगा. तो इट्स वेरी सिंपल, सिंपली यू कैन फाइंड द DS फॉर दिस कंडक्टर, DS फॉर B phase, DS for C phase, because these DS's they will be the same because the distance between these two conductors okay is the same.
एंड दे आर सेम टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, ds हमें मिल गया। अब सिमिट्री है। अब हमने ये नहीं करना है कि यहां से इस और इस फेस के दरमियान हम डिस्टेंस GMD निकालें, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस करें, फिर हम यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस करें, ठीक है, और उसको फिर √1/4 ले लें। ठीक है, तो फिर भी वही यही चीज आ जाएगी। आप जरा करके देख लें, फिर भी डिस्टेंस कौन सा आएगा? इट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के सेंटर से लेकर इन दोनों के सेंटर तक, ये वाला डिस्टेंस। इसका मतलब है फेज ए और फेज बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर होगा। फेज बी और फेज सी के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस 8 मीटर होगा। फेज ए और फेज सी के दरमियान डिस्टेंस 16 मीटर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो GMD जो होगा वो किसके बराबर होगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 16 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो जवाब आएगा दैट इज बेसिकली उस जवाब, वो जवाब ऐसा होगा कि जैसा कि आपके पास 3 कंडक्टर्स हैं जो जिनके दरमियान वो जो कॉर्नर है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके कॉर्नर्स पे 3 कंडक्टर्स हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस जो है that is equal to GMD of this particular configuration। ठीक है, उसके बराबर डिस्टेंस होगा, तो उसकी इंडक्टेंस और इस कॉन्फ़िगरेशन की इंडक्टेंस क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, सो यही चीज, वही जो मैंने आपको पीछे बताया था, वही काम हम कर रहे हैं। इसका जो DSA सिंगल कंडक्टर का ये बनता है, उसको बेसिकली उसने फीट में मल्टीप्लाई, जवाब पीछे फीट में है प्रोबेबली। ठीक है, जवाब फीट में, यस हियर इन फीट्स। इसको आपको कन्वर्शन फैक्टर निकालते हैं और उसके बाद दोनों के दरमियान डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया और रेस्ट टू पावर आपने 1/2 किया, तो बंडल्ड कंडक्टर के लिए DS आ गया। इस सेट के लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, इस सेट के लिए भी वही होगा। ठीक है, और उसके बाद D इक्विवेलेंट जो है वो फिर किसके बराबर होगा? GMD जो है कंडक्टर्स के दरमियान, दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, उसकी रेस्ट टू पावर 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कॉन्फ़िगरेशन है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इक्विवेलेंट टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एक ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स हैं उस पे 3 कंडक्टर्स पड़े हुए हैं और तीनों कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है सेम है और ये वाला डिस्टेंस है, और ईच कंडक्टर जो कॉर्नर पे पड़ा हुआ है उसका DS बेसिकली ये है। उस कॉन्फ़िगरेशन की जब आप इंडक्टेंस निकालेंगे that will have the same inductance, ठीक है, जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन की जो इंडक्टेंस है, इन दोनों की इंडक्टेंसेस सेम होंगी बेसिकली। सो D इक्विवेलेंट भी हमने निकाला। अब वेरी सिंपल, तो यहाँ से फिर हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड द इंडक्टेंस L को 2πf इंटू एल करें तो हमारे पास बेसिकली XL आता है। XL इज इक्वल टू 2πf इंटू एल। ठीक है, 2πf ये कर दिया, 2πf कर दिया है। L हमारे पास क्या आ गया? 2 × 10⁻⁷ लॉग डिस्टेंस है मेरे ख्याल में 1 कितना है? इट इज डिस्टेंस ऑफ द लाइन इज 160 किलोमीटर है। ठीक है, सो यहाँ पे 160 किलोमीटर कहाँ पे? हाँ, पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। ठीक है, पर किलोमीटर उसने बेसिकली निकाला, उसको फिर 60 से उसने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पर किलोमीटर ही निकालना है। 0.365 ओहम्स पर किलोमीटर पर फेज। एक फेज की जो इंडक्टेंस की वजह से जो इम्पीडेंस होगी दैट इज इक्वल टू 0.35 ओहम्स पर किलोमीटर। इज इट क्लियर? और बाकी फिर इसने क्वेश्चन में कहा है कि इसको फिर पर यूनिट्स में कर दें, तो पर यूनिट्स में करना तो अभी आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, तो इस वजह से मैं पर यूनिट में नहीं करूंगा। ठीक है, अब अगला जो प्रॉब्लम है एग्जांपल 5.4, ये भी स्टीवनसन से मैंने ली है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि इसकी कैपेसिटेंस भी फाइंड करें, बिकॉज वी हैव नॉट येट स्टडीज द कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, so we will just find the inductive reactance for this particular problem only। और जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है वो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ हमने कैपेसिटेंस अभी तक पढ़ा नहीं है। सो इट्स वेरी सिंपल। ये हम कह सकते हैं कि ये इसने बताया नहीं है, लेकिन ये बंडल्ड कंडक्टर्स है, ये भी बंडल्ड कंडक्टर्स है, बंडल्ड 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 एंड बंडल्ड। ठीक है, लेकिन इसके लिए DS उसने निकाला है। DS ऑस्ट्रिच सिंगल कंडक्टर है, नॉट बंडल्ड। अगर बंडल्ड हो तो उसके लिए अगर
हमारे पास ऑस्ट्रिच, अगर एक सिंगल कंडक्टर ये है, इसके साथ एक और कंडक्टर है ऑस्ट्रिच है, तो बंडल कंडक्टर का भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल कंडक्टर है ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच के लिए ds जो है 0.0229 फुट है। डिस्टेंस a टू b ओरिजिनल पोजीशन और डिस्टेंस a टू b डैश, देखें a टू b, a और b के दरमियान डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, a टू b डैश, इसी तरीके से a टू b डैश, a टू b ये वाला डिस्टेंस हो गया, ठीक है, a टू b डैश, ये बेसिकली ये थोड़ा सा आप देखें ये 21 फुट है और यहाँ पे 18 फुट है, तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। सो वी कैन फाइंड how much distance a to b is there, how much distance a to b dash is there, very simple। ये अगर 21 है और ये 18 है, इसका मतलब है सिमेट्री की वजह से ये 1.5 फुट जो है यहाँ से यहाँ होगा, ये परपेंडिकुलर, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, वो यहाँ और इस परपेंडिकुलर के दरमियान टोटल जो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में 3 फुट का फर्क है, तो 1.5 फुट यहाँ होगा और 1.5 फुट इस साइड पे है, तो इसका मतलब है कि ये 1.5 फुट है। Then we have this perpendicular, it means that this I will have a triangle, right angle triangle, जिसकी बेस जो है 1.5 है और जिसका परपेंडिकुलर जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि a और b हाइपोटेन्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल, एंड हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर का अंडर रूट, सम का देयर सम्स अंडर रूट, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस आई विल हैव। सिमिलरली फ्रॉम हियर टू हियर दिस डिस्टेंस इट इज इक्वल टू, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो 1.5 फुट हो जाता है। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 21 है। 21 में से 1.5 को आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये 19.5 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 19.5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और उनका सम ले लें और अंडर रूट करें, तो दिस डिस्टेंस वी विल गेट। सिंपल मैथमेटिक्स इज दियर, सिंपल ज्योमेट्री इज दियर, जैसे कि यहाँ पे उसने किया है, ठीक है। डिस्टेंस ए बी एंड डिस्टेंस ए बी डैश ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से अब ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है बिटवीन फेजेस, ठीक है, ए फेज और बी फेज। अब देखिए इन दोनों को हमने एक इसको हम इस तरीके से थिंक कर सकते हैं कि ये है हमारे पास एक सिंगल फेज है जिसके दो कंडक्टर्स हैं, अगरचे ये एक सर्किट यहाँ पे एक सर्किट यहाँ पे है। जब इस तरीके से सोचेंगे तो हम इन दोनों के दरमियान डी ए बी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जी एम डी, इसका और इसके दरमियान डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका और इसके दरमियान डिस्टेंस, फिर इसका और इसके दरमियान डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका और इसके दरमियान, इन सारे डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसकी रेस्ट पावर 1/4 करते हैं, तो व्हाट वी गेट इज ए और बी के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास 14.88 फुट बन जाता है। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज आल्सो इक्वल टू 14.88 फुट बन जाता है। सिमिलरली सी ए और सी ए के दरमियान, सी और ए के दरमियान ये यानी ए बी के दरमियान डिस्टेंस पता चल गया, बी सी के दरमियान डिस्टेंस पता चल गया और सी ए के दरमियान डिस्टेंस पता चल गया। तो इसका मतलब है तीन फेजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, डी ए बी मल्टीप्लाइड बाई डी बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी सी ए और उसकी पावर 1/3, तो ये 16.1 फुट रह जाता। तो इसका मतलब है कि इसको ये वाला जो सिस्टम है इट इज इक्विवेलेंट टू ए सिस्टम वेयर देयर आर 3 कंडक्टर्स, ठीक है, जो कि ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके जो साइड्स की जो लेंथ है दैट इज 16.1 फुट, ठीक है। लेकिन इसका फिर डी एस क्या है, ईच कंडक्टर, यहाँ पे तो इस कॉन्फ़िगरेशन में है ना, लेकिन जब इसको मैं एक ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखता हूँ तो हर कॉर्नर पे एक कंडक्टर बैठा हुआ है और उस कंडक्टर का डी एस क्या होगा, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। जब ये कंडक्टर जब इस पोजीशन में है, फेज ए का ए यहाँ पे है, फेज ए डैश यहाँ पे है, इन दोनों के दरमियान एक GMR है वो निकालें। फिर ये फेज शिफ्ट होके यहाँ आता है, ठीक है, फिर इन दोनों के दरमियान GMR होगा वो निकालें। फिर ये फेज ये यहाँ आता है और ये कंडक्टर शिफ्ट होके यहाँ आता है फेज ए के, फिर इन दोनों के दरमियान GMR निकालें। जो 3 GMRs आपके पास आ जाएंगी, ये बेसिकली ये है इन पोजीशन ए डैश हमारे पास ये है, बी बी डैश में अगर वो फेज ए शिफ्ट हो जाए तो ये है, फिर सी और सी डैश की पोजीशन को ऑक्युपाई करे 1/3 जो है, 3 हिस्से आपने बनाए थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ट्रांसमिशन लाइन के बेसिकली 3 सेक्शन बनाए थे।
एक सेक्शन में कंडक्टर ए था, उसने ये पोजीशंस ऑक्युपाई की थी। अगले सेक्शन में फेज ए के कंडक्टर्स ने ये पोजीशन ऑक्युपाई किया। उससे अगले सेक्शन में फेज ए के कंडक्टर्स ने ये पोजीशन ऑक्युपाई की। ठीक है, तो टोटल 3 पोजीशन जो फेज ए ने ऑक्युपाई किया है, उसमें GMR जो है दैट कम्स आउट टू बी दिस थिंग। इन तीनों को आपस में जब हम जब कंबाइन करें, पूरी ट्रांसमिशन लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बेसिकली इन सब का प्रोडक्ट ले लें और उसके बाद उसकी रेज़ टू पावर 1/3 कर दें, तो बेसिकली व्हाट वी गेट इज वी विल गेट द GMR फॉर जो फेज ए के दोनों कंडक्टर्स हैं, सेट जो है उसका GMR आ जाएगा। तो सिंपली ये जो GMR, अब इसको मैं ऐसे थिंक कर सकता हूँ कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स जो हैं, साइड्स की लेंथ कितनी है, इट इज 16.1 फुट है, और उसका जो DS है वो इसके बराबर है। ठीक है, एक ऐसी ट्राइंगल, तो उसका सिंपली क्या होगा, इंडक्टेंस किसके बराबर होगी, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दैट इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁻7 log 16.1 divided by 0.753, and it comes out to be 16.13 into 10⁻⁻7 henries per meter per phase। ये आ गया। और XL किसके बराबर आ जाएगा, 2 into 2 pi f multiplied by 1609 multiplied by 6.13 multiplied by 10⁻⁻17। ठीक है, तो ये 6009 और 1.5, ये तो मेरे ख्याल में कन्वर्शन फैक्टर होंगे कोई डिस्टेंस के लिहाज से कुछ इस तरह का होगा, मेरे ख्याल में लेंथ नहीं होता है इसने। 2 pi f ये हो गया हमारे पास। अच्छा सॉरी, ये उसने ऑलरेडी निकाला नहीं, ये वाली चीज यहाँ पे आ गई। ठीक है, 2 pi f into L, ये मेरे ख्याल में L है, टोटल डिस्टेंस लाइन की डिस्टेंस है, माइल्स में किलोमीटर में होगी, उसको माइल्स में कन्वर्ट किया, समथिंग लाइक दैट। जरा बुक में जाके डिटेल से आप लोग देख लें। लेंथ तो इसने बताई नहीं, एनीवे जो भी लेंथ होगी, ये इंडक्टेंस आई है, उसको उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करें, तो टोटल लेंथ हो गई कंडक्टर की। ये इसने पर माइल निकाला है, बेसिकली पर मीटर है, ये कन्वर्शन है बेसिकली मीटर से माइल में। अगर मीटर में इंडक्टेंस ये है तो माइल्स में इंडक्टेंस कितनी होगी। ठीक है, ये वाला फैक्टर यहाँ से पर मीटर ये वाली इंडक्टेंस है, ये वाला फैक्टर बेसिकली उसको पर माइल में कन्वर्ट करता है इंडक्टेंस को। उसको फिर आप इस चीज से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर बेसिकली हमारे पास रिएक्टेंस आ जाएगी ओहम्स पर माइल पर फेज। इज देयर एनी क्वेश्चन? जी बच्चों, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। आसान है मुश्किल है? सर आसान है, काफी आसान है, लेकिन करने की जरूरत है ना। जब आप लोग खुद करेंगे, 1-2 मरतबा करेंगे, तो आई एश्योर यू दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, and you should always expect one question at least from this chapter, even more than one questions। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, बहुत सिंपल चीजें हैं। इसको 2-3 प्रॉब्लम्स को आप करेंगे तो ये एक प्रोसीजर है, सिंपली वही सिंपल एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है, उसको आपने समझना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओके, सो नेक्स्ट उसको हम जस्ट टच करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको खत्म करेंगे आज। ठीक है, सिमिलरली जस्ट वी टॉक्ड अबाउट इंडक्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड surrounding the transmission line or any conductor that carries current। ठीक है, सिमिलरली if 2 conductors are there और उन दोनों के दरमियान अगर कोई वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल इज देयर, it means that there will be a capacitive effect between these 2 conductors। ठीक है, कैपेसिटेंस का इफेक्ट आ जाएगा। कैपेसिटर, these 2 conductors they will act as the parallel the capacitors the parallel plate capacitor, ट्रांसमिशन लाइन के जो 2 कंडक्टर्स हैं। ठीक है, सो कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करती है? ऑफ कोर्स कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करेगी, कितना रेडियस जितना ज्यादा होगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतनी एक कंडक्टर यहाँ पे है और दूसरा कंडक्टर, फॉर इंस्टेंस एक कंडक्टर यहाँ पे है और एक कंडक्टर यहाँ पे है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, जितना कम डिस्टेंस होगा इतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी।
और जितना ये मोटा कंडक्टर होगा तो इसका मतलब है कि दोनों का जो आमने सामने जो फेसेस हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, दोनों के दरमियान जो एरिया जो एक दूसरे को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो वो एरिया ज्यादा होगा। रो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइड बाय एल। एल इज ए डिवाइड बाय डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स। ठीक है, सो इन चीजों पर डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स लेंथ जितनी पर यूनिट छोटा सा कंडक्टर 1 किलोमीटर का कंडक्टर होगा, उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। अगर हम 100 किलोमीटर का की लाइन ले लें तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स देन ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड, ठीक है, इसकी वजह से भी इसकी कैपेसिटेंस में फर्क आता है। लेटर ऑन वी विल सी। ठीक है, इसका इम्पैक्ट भी होता है कैपेसिटेंस पे। तो फिर ये भी है कि इस लाइन की कैपेसिटेंस जो है वो फिर हाउ अप द लाइन इज फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. Here is what we have. So there is a conductor. ठीक है, अगर इस कंडक्टर में चार्ज क्यू इस कंडक्टर के ऊपर रिजाइड कर रहा है, फॉर इंस्टेंस चार्ज क्यू इज देयर ऑन दिस कंडक्टर, इसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इस कंडक्टर में जैसा कि अगर इसमें करंट हो तो करंट के साथ इसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, जिसको राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं। इस तरह सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अगर चार्ज इसके ऊपर रिजाइड होगा तो इसमें से रेडियली आउटवर्ड इसमें से क्या चीज होगा? देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन रेडियली आउट होगा। रेडियली आउट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर। ठीक है, ये मेरे ख्याल में ये चीजें आप लोगों ने ईएमटी में थोड़ी बहुत कुछ स्टडी की हैं। ठीक है, इफ सी इज इफ देयर इज देयर आर टू कंडक्टर्स, अगर एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्यू अगर रिजाइड कर रहा है तो उसकी वजह से जो कैपेसिटर और दोनों कंडक्टर के दरमियान, अगर ऑफ कोर्स एक में अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका दूसरे में फिर कौन सा चार्ज वहां पे होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो क्यू चार्ज इज देयर ऑन ए कंडक्टर, और उसके साथ दूसरा अगर कंडक्टर है और दोनों के दरमियान पोटेंशियल V है, तो कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी? C इज इक्वल टू क्यू ओवर V के बराबर हो। तो ये चीज तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब ये एक कंडक्टर है, ट्रांसमिशन लाइन आप समझ लें। ठीक है, फॉर 1 मीटर, अब गाउस लॉ है, फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ सिलेंडर ऑफ रेडियस x इज गिवन बाय दिस थिंग। इसको इस तरीके से ले लें कि ये हमारे पास है, इसको अगर मैं प्लॉट करूं, हियर इज व्हाट वी हैव। व्हाइट बोर्ड कहाँ पे है अंसारी साहब का? हियर वी हैव, ये कंडक्टर है। यहाँ पे जो उसने शो किया बेसिकली सामने वाला पोर्शन, फ्रंट, ठीक है, क्रॉस सेक्शन शो किया। तो एक्चुअल कंडक्टर इट इज समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे जा रहा है पीछे की तरफ। ये हमारे पास कंडक्टर है, तो कोई बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं बना है, ठीक है, लेकिन एनीवे, सो दिस इज द कंडक्टर। इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर्स इट इज सम काइंड ऑफ सर्कुलर शेप में इस तरह का कंडक्टर होगा। ठीक है, दिस इज द कंडक्टर। मेरे ख्याल में उसमें इसमें ज़्यादा आसान होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी शेप्स बनी हुई हैं। ठीक है, हियर वी हैव, ये हमारे पास कंडक्टर है। दिस इज द कंडक्टर दैट वी हैव। ये कंडक्टर है। तो यहाँ पे जो चीज़ शो की गई है इट इज़ द फ्रंट व्यू। यहाँ से क्रॉस सेक्शन है और फ्रंट ये वाला पोर्शन उसने शो किया है। अब इस कंडक्टर में अगर मैं इसके गिरद, इसके सेंटर से एक डिस्टेंस x लेता हूं और उसके गिरद एक और सिलेंडर, एक हालो सिलेंडर जो कि इसके अंदर, उस हालो सिलेंडर के अंदर ये लाई कर रहा है, ये वाला कंडक्टर। इसको मैं फिर इस तरीके से करता हूं, एक और कंडक्टर में बनाता हूं। इसको मैं इस तरह करता हूं, ख्याल में
ये इसको चले, इसको इस तरीके से करते हैं। ये एक और सिलेंडर, एक और कंडक्टर है, अंदर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है जिसके ऊपर एक क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। इसके गिरद आप समझ लें कि एक इमेजिनरी, एक हालो, एक जो है ना, एक इस तरह का एक आप एज्यूम कर लें। इज इट क्लियर? सो ऑफ कोर्स अंदर कंडक्टर से जो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, जिस तरीके से एक सफियर है, सफियर के ऊपर एक और सफियर आप एज्यूम कर लें, ठीक है, लेकिन वहां पे, यहाँ पे तो सफियर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर से एक डिस्टेंस x पे, ठीक है, एक और आप इसको, इसका क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे जनाब, इट इज 1 मीटर लेंथ गाज फ्लक्स डेंसिटी, एक सिलेंडर ऑफ रेडियस x, एक x डिस्टेंस पे एक सिलेंडर एज्यूम करें, जिसके सेंटर से एक x डिस्टेंस पे एक सिलेंडर एज्यूम करें, और इस सिलेंडर की लेंथ अगर हमारे पास 1 मीटर सिलेंडर की लेंथ है, ठीक है, तो इस सिलेंडर, ये जो x डिस्टेंस में जो सिलेंडर है, ठीक है, इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है, इमेजिनरी एक सरफेस है, इसका एरिया किसके बराबर होगा, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1, यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर का एक सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर है एट डिस्टेंस x, तो उसका इसका जो है, इसका एरिया जो हो गया 2 पाई x मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, तो सो 1 मीटर का एक इमेजिनरी सिलेंडर है, उसका एरिया 2 पाई x इंटू 1 हो गया, ठीक है। जो फ्लक्स डेंसिटी जो इस सिलेंडर में से, इमेजिनरी सिलेंडर इसमें से बाहर निकल रही, जो 2 मीटर के डिस्टेंस भी हो सकता है, 4 मीटर के डिस्टेंस भी हो सकता है, सेंटर से 10 मीटर के डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं बाहर की तरफ मूव करता हूं, तो फ्लक्स डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, इट विल जस्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग। हियर इज व्हाट वी हैव, फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज q डिवाइड बाय a। व्हाट इज q? q इज द चार्ज रिजाइडिंग ऑन द कंडक्टर, जो मेन कंडक्टर है इसके ऊपर चार्ज है। अगर q चार्ज है, तो ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है, एट डिस्टेंस x, उसमें से जो फ्लक्स जो है, फ्लक्स की डेंसिटी किसके बराबर होगी, that will be equal to q divided by a, which is equal to q divided by 2 pi x multiplied by 1। ये basically area of that cylinder है, ठीक है। The electric field intensity, if we know the flux density, then electric field density is nothing but d divided by epsilon naught. If you remember your lectures in EMT, ठीक है, so E is equal to d divided by epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space and its value is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 farads per meter, ठीक है। so इसको D को in this equation D can be replaced by q divided by 2 pi x। जब इसको replace करूंगा तो मेरे पास what I get is, I will get the electric field. Electric field is nothing but q divided by 2 pi epsilon naught x। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली उन दो पॉइंट्स के दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज कहीं से आप इंपोर्ट कर लें, और उसके बाद उन दो पॉइंट्स के दरमियान उस पॉजिटिव चार्ज को आप मूव करें, ठीक है। आप जब आप मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, जो वर्क उसको मूव करने में आपको करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल की बात करते हैं, वोल्टेज डिफरेंस की बात करते हैं, बेसिकली दैट इज द वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। V12 किसके बराबर हो गया, V12 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, it is nothing but when you the work done when you move a unit positive charge from position 2 to position 1, position 2 से position 1 तक आप उसको पॉजिटिव चार्ज को मूव करें, तो जो वर्क करेंगे उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ठीक है। D2 पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक मूव करें, ठीक है, जो वर्क करेंगे उसको हम कहेंगे कि इट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट 2, ठीक है। और इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, जैसा कि आपको पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर
ठीक है, उसको जब हम फोर्स है बेसिकली न्यूटन्स पर यूनिट चार्ज इसकी यूनिट्स, उसको जब dx है उससे इंटीग्रेट करूंगा तो बेसिकली व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज नथिंग बट वर्क। ठीक है, सो d1 d2 e dx, d1 से d2 व्हाट वी गेट इज v12 पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, that is equal to q divided by 2 pi epsilon naught log d2 over d1 इसके बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास d2 है, यहाँ पे d2 है, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ये d2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ये d1 है। यहाँ से अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ से मूव करके किसी तरीके से इस डिस्टेंस पे ले आऊँ, यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, उसमें कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ यहाँ पे, यहाँ से अगर एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ मूव करूंगा तो ऑफ कोर्स आई विल हैव टू एक्सर्ट सम फोर्स टू मूव दिस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो आई विल नीड टू डू द वर्क। ठीक है, सो दैट वर्क इज द पोटेंशियल द v12। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस चार्ज हैज बीन डिस्प्लेस्ड। ठीक है, सो here we have v12 implies the voltage drop from 1 relative to 2, that is 1 is understood to be positive relative to 2। ठीक है, तो ये फार्मूला है बेसिकली। इस फार्मूले से फिर हम ड्राइव करेंगे कैपेसिटेंस टू कंडक्टर्स के दरमियान, और इस फार्मूले में दो तीन चीजें बड़ी अहम हैं। ठीक है, एक देखें, d2 could be smaller than d1। Q जो है, Q इज सम चार्ज जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और जहां से मूव करके आप इसको फॉर एग्जांपल मैं इस मिसाल को ले लेता हूं, यहाँ पे ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव है, और एक पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ से मूव करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम देखें तो Q इज पॉजिटिव, d2 is greater than d1, so this factor is positive, this factor is positive, what we get is this v12 will be positive, it means that point 1 is at higher potential than point 2, v12 will be positive basically। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन d2 is less than d1, that means ठीक है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस d2 है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस d1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज Q था उसके अपोजिट डायरेक्शन पे आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सूरत में व्हाट यू गेट इज v12, क्योंकि d2 इज स्मॉलर देन d1, दिस टर्म विल बी नेगेटिव। नेगेटिव को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो v12 विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस फार्मूला वाज गिवन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, और उसमें हमने ये कहा था कि फार्मूले के मुताबिक पॉइंट 1 इज एट हायर पोटेंशियल देन पॉइंट 2, लेकिन चूंकि नेगेटिव आया है तो इसका मतलब है v12 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल -10 आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट 1 है ये इसका मतलब ये चूंकि नेगेटिव आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट 2 इज एट हायर पोटेंशियल देन पॉइंट 1। ठीक है, पॉइंट 2 के मुकाबले में आप पॉइंट 1 जो है -10 वोल्ट नीचे है। जिस तरह अगर ग्राउंड है, ग्राउंड से अगर कोई पत्थर उठा के छत पे ले जाते हैं तो यू छत पे भी ले जा सकते हैं, और उसके बाद ग्राउंड से आप नीचे एक सुराख करके उसको नीचे भी ले जा सकते हैं। ग्राउंड को अगर हम रेफरेंस ले लें, ठीक है, तो छत के ऊपर जब ले जाएंगे तो छत के लिहाज से जो ग्राउंड उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो गई है वो हमारे पास क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, सो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर d2 लेस देन d1 हो तो तब हमारे पास पॉइंट 1 का पोटेंशियल इट इज एट लोअर पोटेंशियल देन पॉइंट v12 नेगेटिव आता है। सिमिलरली अगर तो ये पॉजिटिव ही है, d2 इज ग्रेटर देन d1, लेकिन ये जो q चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज हमने रखा है, अगर वो q नेगेटिव है तो तब भी हमारे पास ये टर्म क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो इसका मतलब है v1 इज एट लोअर पोटेंशियल देन v2। सिमिलरली अगर हमारे पास d1 इज लेस देन d2 एंड q इज नेगेटिव, ठीक है, तो दो नेगेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, स्टिल वी गेट पॉजिटिव, यानी v1 इज एट हायर पोटेंशियल देन v2। तो ये फार्मूला इसकी इंटरप्रिटेशन है, इसको थोड़ा सा आप देख लें।
ठीक है। और अगले अगले उसमें इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे द थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल। इसमें हम देखेंगे कि वही फार्मूले जो अब तक, इसको थोड़ा सा पुराने फार्मूलों को भी देख के आ जाएं, तो वही फार्मूले जीएमडी की बात की थी, वहां पे हमारे पास क्या था, -2 इंटू 10⁻⁷ log ऑफ जीएमडी डिवाइड बाय जीएमआर था। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि थिंग्स आर इवन मोर सिंपलर। इसमें फार्मूला जो होता है कैपेसिटेंस का, ये 2 पाई, जितने भी इक्वेशंस आ जाएंगी उसमें 2 पाई सब में कॉमन होगा, divided by log of sum d divided by r, log of sum d divided by sum r। प्रीवियसली क्या था, 2 into 10⁻⁷ log of sum d divided by sum r था, sum d में फिर gmd, sum gmd divided by sum gmr था। यहाँ पे कैपेसिटेंस किसके बराबर है, ये भी एक कांस्टेंट है, पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, वहां पे लॉग ऊपर आता था, यहाँ पे लॉग डिनोमिनेटर में आता है, पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय लॉग डी डिवाइड बाय आर के बराबर है। तो यहाँ पे जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होंगी उसमें भी हम देखेंगे कि इसी तरह का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ये देखें, पोटेंशियल ऑफ मल्टी कंडक्टर्स अगर हमारे पास है, जिस तरह हमने प्रीवियस बात की थी, इसमें भी हम ट्रांसपोजिशन की बात करेंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली वी विल हैव सम काइंड ऑफ जीएमडी, ठीक है, और सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, और सम काइंड ऑफ, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, दिस इज, व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज द रेडियस, ठीक है। और अल्टीमेटली देखें वो सिचुएशन क्या है, कैपेसिटेंस, फिर वही इसी तरह की कोई इक्वेशन आ गई, 0.0556 डिवाइड बाय log GMD डिवाइड बाय R, उसमें 2 into 10⁻⁷ log GMD डिवाइड बाय GMR था, इसमें 0.0556 डिवाइड बाय log GMD डिवाइड बाय R है। इज इट क्लियर? सो इफेक्ट ऑफ बंडलिंग की जो हमने बात की, ठीक है, यहाँ पे भी बंडलिंग है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ डबल सर्किट, जो आखिरी एग्जांपल मैंने करवाई थी डबल सर्किट की, ठीक है, तो इसमें भी हम देखते हैं कैपेसिटेंस इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय log GMD डिवाइड बाय GMRC की बात की इसने, ठीक है। तो बेसिकली GMD वही आएगा जो पीछे हमने निकाला था, ठीक है। तो फिर GMR को हमें देखना पड़ेगा, हम GMD कैसे निकालेंगे, GMR कैसे निकालेंगे, वो जब हम निकालेंगे तो ऑफ कोर्स व्हाट वी गेट इज, वी विल गेट द कैपेसिटेंस। और उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक होगा, ये जो अर्थ है उसकी वजह से भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है उसमें चेंज आती है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट जो है, अर्थ का इफेक्ट, अर्थ से जितना दूर होगा, ठीक है, अगर अर्थ के करीब हो कंडक्टर तो ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो उसका इफेक्ट क्या आता है इस पे, कैपेसिटेंस पे, तो उस चीज को फिर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में भी। within 2 lectures we will conclude, because basic concepts GMDs GMRs that already we have studied। तो बेसिकली कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला, अगर आप अच्छा है आप याद रखें, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, वहां पे क्या था, 2 into 10⁻⁷ log GMD डिवाइड बाय GMR था, यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय log some GMD डिवाइड बाय some GMR। okay, so this is enough for today। any question madam? नो सर। okay, खुदा हाफिज सर अल्लाह हाफिज़।